नमस्कार दोस्तों, आज है 28 सितंबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेट स्पीच से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज हेट स्पीच मीन? तो जेरेमी वोल्ड्रोन के अनुसार हेट स्पीच से आशय उन भाषणों बयानों से है जो सामूहिक पहचान के आधार पर लोगों के खिलाफ जाति, नृजातीयता, धर्म, लिंग या कामुकता आदि के आधार पर हिंसा, नफरत या भेदभाव को उकसाते हैं। अकॉर्डिंग टू जेरेमी वोल्ड्रन, हेट स्पीच रेफर टू स्पीचेस स्टेटमेंट्स दैट incite violence, hatred or discrimination against people on the basis of collective identity based on race, ethnicity, religion, gender or sexuality, etc. इन मामलों में हेट स्पीच की सीमितता सुभेद्य अल्पसंख्यक वर्गों तक होनी चाहिए। इस अवधारणा के तहत केवल एक अपमानजनक बयान को हेट स्पीच के रूप में नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति पर व्यंग्य जो उस धर्म के अनुयायियों की भावनाओं का मजाक बनाता है, उसे हेट स्पीच की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जब कोई भाषण किसी संपूर्ण समुदाय को राष्ट्र विरोधी के रूप में सूचित करता है तो उसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाएगा। हेट स्पीच के संदर्भ में भारतीय कानून क्या कहता है? व्हाट डज इंडियन लॉ सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A और धारा 295A विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने वाले भाषण कार्य को अपराध घोषित करती है। सेक्शन 153A एंड सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC declared speech act as a crime which promotes enmity between various groups and offends religious sentiments respectively. प्रोफेसर वोल्ड्रन की थ्योरी इसलिए बहुत आकर्षक है क्योंकि यह भारतीय लोकतांत्रिक विजन के साथ मेल खाती है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं के मूल्य को दर्शाती है जिसे संविधान के निर्माताओं ने मूलभूत आवश्यकता के रूप में वर्णित किया था। पत्रकारिता आदि के लिए आचार संहिता की आवश्यकता क्यों है? Why is there a need for a code of conduct for journalism? तो व्यापारिक समूह और यहाँ तक कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति समाचार पत्र और टेलीविजन चैनलों का संचालन कर रहे हैं। यह चिंताजनक होने के साथ ही इसे पत्रकारिता के लिए मूल उद्देश्य समाप्त हो रहे हैं। बिजनेस ग्रुप्स एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑपरेटिंग न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन चैनल्स टू कैटर देयर इंटरेस्ट्स, with this being worrying the original objective of journalism R&D. भारत में प्रिंट मीडिया का व्यवस्थित इतिहास 200 वर्षों से अधिक का रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में टेलीविजन पत्रकारिता का तीव्र विस्तार हुआ है। टीवी पत्रकारिता में सबसे पहले खबर दिखाने और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पेशे की बुनियादी नैतिकता के उल्लंघन के बढ़ते मामलों की संख्या पत्रकारिता की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दर्शकों के लिए निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, सटीक और संतुलित सूचना प्रस्तुत करने के लिए पत्रकारों को पत्रकारिता के मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए द्वारपाल की भूमिका निभाने की आवश्यकता को देखते हुए टेलीविजन चैनलों के लिए आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। फेक न्यूज के मामलों के प्रकाश में आने के पश्चात और इसके द्वारा सोशल मीडिया पर विस्तृत प्रभाव पैदा करने से वर्तमान समय में टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता का निर्माण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सनसनीखेज, पक्षपातपूर्ण कवरेज और पेड न्यूज का आधुनिक चलन बन गया है। किसी भी स्थिति में राय देने वाली रिपोर्टिंग को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं कहा जा सकता। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन NBA क्या है? व्हाट इज द न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन? तो न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर का प्रतिनिधित्व करता
The News Broadcaster Association represents broadcasters of private television news and commercial events. यह पूर्ण रूप से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है। एनबीए में वर्तमान में 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स, कुल 70 न्यूज और समसामयिक घटनाओं के चैनल इसके सदस्य हैं। एनबीए का मिशन निजी समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रसारकों की आंख और कान रूप में कार्य करते हुए उनकी ओर से पैरवी करने और हितों के मामलों पर संयुक्त कार्रवाई के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र यूएन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। The United Nations Security Council is the most important unit of the United Nations, whose primary function is to maintain peace and security at the international level. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को अक्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। यदि विश्व में कहीं भी सुरक्षा संकट उत्पन्न होता है तो उस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष लाया जाता है, जिसके पश्चात यह परिषद मध्यस्थता और विशेष दूत की नियुक्ति जैसी विधियों के माध्यम से विभिन्न पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करती है। इसके अलावा यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी उस विवाद को सुलझाने का अनुरोध कर सकती है। इन सब के बावजूद यदि किसी क्षेत्र में मामला बढ़ता है तो सुरक्षा परिषद वहां युद्ध विराम के निर्देश जारी कर सकता है और शांति सेना तथा सैन्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। यदि परिस्थितियां बहुत विकट होती हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षात्मक प्रतिबंध और वित्तीय दंड भी अधिरोपित कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक, चाहे आप एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी बैंक के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। भारत की सुरक्षा परिषद में विस्तार की बाधाएं क्या हैं? व्हाट आर दी कंस्ट्रेंट्स ऑफ एक्सपेंशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसके विस्तार में सबसे बड़ी बाधा तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य ही हैं। वे स्वयं ही किसी अन्य देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने देना चाहते। The biggest obstacle to the reform and expansion of the UN Security Council is that there are only 5 permanent members of the Security Council. They themselves do not want any other country to join a permanent member. वहीं अभी तक ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जहां किसी देश ने अकेले इस प्रकार का दर्जा प्राप्त किया। इसके अलावा कई देश एक दूसरे की दावेदारी को नकार रहे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत स्थायी सदस्य बने, वहीं चीन इसके लिए जापान का विरोध कर रहा है। इसके अलावा इटली जर्मनी का विरोध कर रहा है, अर्जेंटीना इस सीट के लिए ब्राजील का विरोध कर रहा है। अफ्रीका में अभी तक इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई है कि कौन सा देश स्थायी सदस्य के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के निर्धारण के लिए अभी तक कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत कब की गई थी? When was the स्वच्छ विद्यालय अभियान लॉन्च? तो स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत सितंबर 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम के जनादेश को पूरा करना है, जिसके अनुसार सभी विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। छात्रों के व्यवहार को बदलने के लिए स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत यह निर्धारित किया गया
कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम स्वच्छ पानी और हाथ धोने की सुविधा के साथ सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करेंगे और तकरीबन 3 से 5 वर्ष तक उनका रखरखाव करेंगे। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इंडिया इज रैंक्ड इन 2020। तो भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका, भूटान और मालदीव ने गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। भारत चरम घटनाओं से निपटने की तैयारियों के मामलों में इन 3 पड़ोसी देशों से पीछे रह गया। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एक वर्ष के दौरान विश्व जोखिम सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया है। भूटान ने अपनी रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार किया है। भूटान के पश्चात पाकिस्तान का स्थान रहा है। 2019 की तुलना में सभी दक्षिण एशियाई देश जलवायु आपातकाल की वास्तविकता से निपटने के लिए रैंकिंग में अनुकूल अक्षमता निर्माण के मामले में भी फिसल गए। विश्व जोखिम सूचकांक क्या होता है? व्हाट इज द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स? तो विश्व जोखिम सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान और बुंडनिस एंटविक्लिंग हिल्फ्ट द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से 15 सितंबर को जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 का हिस्सा है। WRI वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की गणना प्रत्येक देश के आधार पर जोखिम और सुभेद्यता के गुणन के माध्यम से की जाती है। WRI को 2011 के पश्चात से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक दर्शाता है कि कौन से देश को चरम प्राकृतिक घटनाओं से निपटने और अनुकूलन के लिए अक्षमता निर्माण की आवश्यकता। हिंसक तरीकों से हिंसक स्वतंत्रता मिलेगी, यह दुनिया के लिए और खुद भारत के लिए एक गंभीर खतरा होगा। स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए और मिलनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप हिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो वह स्वतंत्रता हिंसक ही होगी, जो किसी के लिए भी सुखदायक नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।